प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसमें जैसे रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल को ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार जैसे यहाँ पर जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यहाँ पर जो बनाया गया है, अब इसमें देख रहे हैं ये इसका नाभिक है और नाभिक के बाहर देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन के कण हैं जो चारों तरफ इसके क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इसमें आगे यही बताया जाएगा कि जो इसमें परमाणु का समस्त जो द्रव्यमान होता है परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है और जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अर्थात इसी को हम क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। तो इसमें जैसे पहला हेडिंग ये है कि प्रत्येक परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है। कैसे गोलाकार स्थान में रहता है? सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। करें नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ये नाभिक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है उसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब जैसे इसमें तीसरा पॉइंट है कि नाभिक के चारों ओर, ये जैसे नाभिक है और इस नाभिक के कह रहे हैं चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर कोट की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरित का मतलब ये होता है, नाभिक के जो चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर कोट की त्रिज्या वाले खोखले गोला होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन फैले हुए रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश, मतलब इन इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है कह रहे हैं वह नाभिक के धन आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। अब जैसे आगे हैं बोर का परमाणु मॉडल है, तो इसमें जैसे बोर का परमाणु मॉडल है आगे, तो बोर के परमाणु मॉडल में ये कहें कि इस मॉडल ने केवल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कठिनाइयों को दूर किया, अपितु सभी प्रायोगिक तथ्यों की सफलतापूर्वक पुष्टि की। बोर ने अपने इस मॉडल में अग्रलिखित 3 नियम अभिगृहित प्रस्तुत किए। जैसे इसमें पहला नियम यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं। करें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा का मतलब जान ही रहे हैं कि उसके चारों तरफ क्या कर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं, जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई अथवा इसका कोई पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है कि जैसे वो 1 चक्र पूरा कर लिया हो या 2 चक्र पूरा कर लिया हो या 3 चक्र पूरा कर लिया हो, ये इसको ये व्यक्त कराता है। और यहाँ पर h जो है प्लांक नियतांक है। आगे ये कहा गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r तथा उसके कक्षीय वेग भी हो, उसका जो कक्षीय वेग हो वह क्या हो, भी हो, तथा उसका कोणीय संवेग जब कक्षीय वेग भी होगा तो उसका कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग बराबर होता है mvr, तो हम लिख देंगे mvr बराबर nh/2 पाई। तो जहाँ n एक क्या है, पूर्णांक है, अर्थात n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 का मतलब ये है कि 1 चक्र या 2 चक्र या 3 चक्र, ये अर्थात चक्रों को व्यक्त कराता है। इस प्रकार बोर ने, तो बोर एक वैज्ञानिक थे जिसे नील बोर कहते हैं, और जो ये जो है इसके बारे में जो खोज किए थे वह खोज किए थे सन 1913 में। तो बोर ने कहा कि माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं, और इन कक्षाओं को ही हम क्या कहते हैं, अस्थायी कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं को हम क्या कहेंगे, अस्थायी कक्षा कहेंगे। फिर दूसरा ये है कि अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। करें जब अस्थायी कक्षा में ये सब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। अब इसमें तीसरा ये है
जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, करें जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। किस कक्षा में जाता है? किसी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में अर्थात उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था का मतलब अगले कक्ष में वह क्या कर जाता है? जंप कर जाता है। तो यहाँ वह केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहर कर तुरंत ही किसी निम्न कक्षा में वापस लौट आता है तथा लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर को वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित कर देता है। तो कह रहे हैं लौटते समय यह किस तरंग के रूप में उत्सर्जित कर देता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में इसे उत्सर्जित कर देता है।